अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम जो है वो लोड के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। स्ट्रेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होती हैं, स्ट्रेन क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स क्या होती हैं। स्ट्रेसेस में आपको 3 तरह की स्ट्रेसेस पढ़ाई थी कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बेरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेन में मैंने आपको 3 तरह की स्ट्रेन पढ़ाई थी। वो थी एक नॉर्मल स्ट्रेन थी और शियर स्ट्रेन थी, और बताया था कि जो बेरिंग स्ट्रेस तो होती है लेकिन बेरिंग स्ट्रेन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था हुक्स लॉ क्या होता है और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होता है। राइट। तो ये पिछले लेक्चर में ज़्यादा में याद पड़ता है, ये चीज़ें हो गई थी। एक चीज़ अलबत्ता रह गई थी, दैट इज़ मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो वो मैं आपको भी बता दूँ मॉडल ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, वो मैं आपको इस बताया तो आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस ऐसी कि शियर स्ट्रेस जो थी वो टा इज़ द शियर स्ट्रेस, टा इज़ द शियर स्ट्रेस। तो वो मैंने बताई थी। टा जो थी वो बताई थी कि भाई ये शियर स्ट्रेस होती है। और उसके बाद आपको बताया था कि गैमा भी कह जाते हैं या बाद किताबों में इसको फाई भी कहते हैं। ये शियर स्ट्रेन होती है। ये पहले चीज़ें, ये दोनों चीज़ें पहले हो चुकी हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। अब ये है कि मैंने लास्ट टाइम आपको जहाँ ये बताई थी वहाँ मैंने आपको एक चीज़ आई थी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई। वो पढ़ाया था हुक्स लॉ के। हुक्स लॉ ये कहता है, हुक्स लॉ ने ये कहा था कि विद इन, हुक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस। और उसने स्ट्रेस का नाम दिया, उसने ये नहीं बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ या उसने ये सब पर अप्लाई था। तो अगर हम कहें कि विद इन, हुक्स लॉ में बयान करता हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये मैं हुक्स लॉ को नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बयान करूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो यहाँ से जब हमने इसको हल किया तो सिग्मा इज इक्वल टू ये जो है ये चला गया, इसकी जगह एक ये आ गया, इक्वालिटी का निशान, और एक कांस्टेंट आ गया, दैट वाज ई एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैंने बताया था कि ई की यहाँ से वैल्यू निकल, जैसे ई ये है इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ ई, हुक्स लॉ से डिफाइन करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस। यही ई की डेफिनेशन है। विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस इट इज़ रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है। तो ये ई की डेफिनेशन होगी। ओके जी, आई होप कि अब आपको याद आएगी। अब ये तो हो गई थी उस दिन, ये जो ई की जो डेफिनेशन है ये उस दिन हो चुकी है, जो पीछे जो लेक्चर था ना उसमें ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। राइट। अब अगली जो चीज़ है ना वो है यही हुक्स लॉ की बात। ये जो पहले हुक्स लॉ बयान किया ना, ये हुक्स लॉ की एक शक्ल है, हुक्स लॉ की वन फॉर्म है। हुक्स लॉ की सेकंड शेप वही है जो दोबारा हुक्स लॉ बयान करता हूँ। उन्होंने कहा था विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस। अब हम शेयर के लिए बात करें, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ शेयर स्ट्रेस, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ शेयर स्ट्रेस टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। गैमा भी कह सकते हैं या यहाँ पे मैं आपकी इस वाली किताब में इसको फाई कहा गया। तो जब इसके ऊपर अब जब हम करते हैं ये साइन प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो हो जाता है टा इज इक्वल टू, अब मैं इसको यूज़ करूँ, मैंने आपकी किताब ने इसको यूज़ किया, इसको ये गैमा यूज़ नहीं करता ये जो, तो टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो टा इज इक्वल टू, ये साइन प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो गया और टा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ पे एक कांस्टेंट ई आया था ना, ये वाला ई कौन आया था, इसे यहाँ भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड जी और फाई। ठीक है। मैंने क्या आपको कह दिया कि आप गैमा यूज़ ना करें, गैमा यूज़ करते हैं, आप किताब में इसको यूज़ किया है फाई को। राइट। वो आप किताब वाला खुरमी वाला जो फाई यूज़ करता है शियर स्ट्रेन के लिए। तो फ्रॉम एयर आप कहते हैं जी व्हाट इज शियर स्ट्रेन, जी कितना है, तो आप कहेंगे जी इज़ इक्वल टू टा ओवर फाई। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज जी। आप कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ शियर स्ट्रेस, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ शियर स्ट्रेस द रेशो बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड जी। ठीक है। और जी कहते क्या है, जी होता क्या है, जी का नाम होता है, जैसे ई का नाम था मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल लोड भी कहते हैं, इसको मॉडल्स ऑफ, इसको यंग मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है।
इसे जी के भी नाम है, जी को कहते हैं मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो इसका एक नाम है मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है जनाब। इसका एक और नाम भी है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर shear लोड्स, ठीक है। ये भी इसका एक नाम है, राइट। तो ये भी याद है, ठीक है। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर shear लोड। और ये जो है ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल लोड भी कहते हैं, या मुख्तसर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, या मॉडल्स भी कहते हैं इसको। तो ये वालों ने भूलना नहीं। ओके जी। नो तो जहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6 है इलास्टिक कांस्टेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है इलास्टिक कांस्टेंट्स खुरमी के अंदर ही। तो जहाँ चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है ना जी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर जहाँ पे आपको पहले बताया था कि जी shear स्ट्रेस का टॉपिक है, तो जहाँ shear स्ट्रेस का टॉपिक है ना माय डियर, वहीं पर ना आपका अगले पेज के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला ये लिखा है shear मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। ये इसको ज़रा बड़ा करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, राइट। ये पहले देख लीजिएगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा, राइट। सो इसका ये एक टॉपिक है जो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। ये सेल्फ वेट का क्या मामला है, ये आप लोग ध्यान में रखें। व्हाट इज़ ये सेल्फ वेट से क्या मुराद है? ये सेल्फ वेट से मुराद ये है कि अभी तो जो आपने जितना पढ़ा ना, आपने जो कुछ अभी आपने पढ़ा है उसमें अभी तक आप याद रखें, जब भी कोई बॉडी लोड उठाती है तो बॉडी का जो अपना लोड होता है ना, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। बॉडी के अपने लोड को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बता रहा है कि अगर हम बॉडी के अपने लोड को कंसीडर करें तो फिर क्या होगा, राइट। ये ध्यान में रखना। तो वो एक मिसाल दिया उसने कि जी एक बार यहाँ से हैंग की हुई है ऊपर, एल उसकी लेंथ है और उसकी जो ये देखने के ये ऊपर इसको ए कह दिया, नीचे वाले को उसने बी कह दिया। एक बार है, ठीक है। एल लेंथ ऑफ द बार है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ई यंग मॉडल्स है मटेरियल के लिए, ई जो जिस मटेरियल की बार बनी है, डब्ल्यू जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार ऑफ द मटेरियल है। स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार ऑफ द मटेरियल क्या होता है बेसिकली, मैं बताता हूँ कि डब्ल्यू जो है ना वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि इसकी अब यूनिट देख लें। अगर वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, और तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये ध्यान रखें कि ये छोटा वाला डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू छोटी बी वाला, और ये जो है ये बड़े वाला डब्ल्यू है। ये जो डब्ल्यू है ये वाला, इसकी यूनिट जो है वो है न्यूटन, और ये वॉल्यूम है, इसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर कह लो, या क्यूबिक मिलीमीटर का, जो भी आपने लेनी है वॉल्यूम की। और ये स्मॉल डब्ल्यू है। ये स्मॉल डब्ल्यू वो है जो उसने ये वाला दिया, ये स्मॉल डब्ल्यू है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार मटेरियल, ठीक है। स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ये खाली वेट और वो स्पेसिफिक वेट। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। नाउ अब हमने बेसिकली निकालना कि डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन में आता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ठीक है। यानी इसकी ये जो लेंथ है एल, इसमें डेल्टा एल कितनी आएगी, किसकी वजह से? अब इसके ऊपर बाहर से कोई लोड लग ही नहीं रहा। इसका ऊपर जो लोड है, इसका जो अपना वेट है, अपना वेट वही इसका लोड है। तो उसके लिए उसने बताया कि वो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले उसने कहा, उसने ज़्यूम किया कि जी हम ना एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ से स्मॉल सेक्शन डी एक्स, ये डी एक्स उसकी लेंथ है। इस स्मॉल सेक्शन की जो दूरी है इसके बॉटम से, ठीक है, फ्रॉम बी बॉटम से, वो है एक्स, दैट इज़ एक्स। और इसकी जो अपनी है ये बिल्कुल डी एक्स मैंने बहुत बारीक सा है, बिल्कुल हेयर लाइक है, बिल्कुल बारीक है। अब इस डी एक्स के ऊपर हमने काम करना है। वी वर्क ऑन डी एक्स, हम डी एक्स के ऊपर काम करेंगे। डी एक्स के ऊपर क्या हो रहा है, डी एक्स के ऊपर काम करके उसको फिर हम पूरी बार के लिए फैला देंगे। तो वो कहता है
कि वेट ऑफ द बार, यानी इस डी एक्स के ऊपर कितना वेट है, आप खुद इसको अंदाज़ा कर सकते हैं। वेट इस डी एक्स के ऊपर जो वेट है, ये खुद तो बिल्कुल बारी जैसा है, इसका अपना वेट तो है नहीं, ना होने के बराबर है। तो इसके ऊपर वेट कौन सा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो बार है, ये वेट इसके ऊपर है, ये वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वो वेट है जो इसके ऊपर अमल कर रहा है, राइट। तो वो कह रहा है P इक्वल टू WAX। अब आपको ये WAX कैसे बन गया, यार देखो अभी बताया आपको कि ये जो W है, P हमने निकालना है, टोटल P क्या है, छोटा W क्या है, ये तो पूरे बार का ताल्लुक मटेरियल से है, बार के यानी कि वेट, इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो वेट हो गया। तो अगर हम इधर आ जाएं, यहाँ से लेकर इधर से लेकर और नीचे तक, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, 3 लंबाइयाँ ज़रब खाती हैं। 3 लंबाई ज़रब कैसे खाएंगे, एक तो आ जाएगा एरिया, एरिया होता है 2 लंबाई ज़रब आता है, एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर मिलीमीटर, यानी 2 लंबाई ज़रब खाएँ तो एरिया आता है। तो इसका जो एरिया क्या आ जाएगा, लाजिम बात है, अगर ये बार गोल है, अगर गोल है तो π/4d², और अगर ये चौकोर है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, वही आ जाएगा। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से हम। तो ये तो एरिया इसकी, ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, यानी हम जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो गोल भी हो सकता है, अगर ये गोल है बार, ये भी हो सकता है, तो वो π/4d² हो जाएगा। और अगर वो चौकोर है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई आ जाएगी, वट जो भी होगा वो निकल जाएगा, वो कितना मसला नहीं। ज़रब कितना है, मल्टीप्लाई बाई ये x, मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। तो WAX वही चीज़ उसने यहाँ बताई कि WAX उसने यहाँ निकाल दी है। नाउ उसके बाद कहता है जी कि एलोंगेशन ऑफ बार, एलोंगेशन ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ द बार। अब इस DX की बता रहे हैं कि DX में जब इतना वाला P लोड लगता है तो इस P की वजह से इसकी कोई लंबाई में कुछ तो इजाफा आना चाहिए ना। तो वो फॉर्मूला पीछे बताया था कि PL और AE, पिछली वीडियो है उसमें है, PL और AE इसी चैप्टर के अंदर भी है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, PL और AE वो आप यहाँ पर देख लें। तो अब P की वजह से यहाँ P की वजह से यहाँ से उठा WAX लगा दी, और L कितना है, क्योंकि हम ये लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसकी लंबाई DX है, तो L की जगह आ गया DX आ गया, डिवाइड बाई AE। तो यहाँ से बन गया WX, A से कट गया, WX डिवाइड बाई E इंटू DX। अब ये आ रही है, ये क्या आ रही है, ये एलोंगेशन आ रही है, यानी कि ये एलोंगेशन मीन ये इसके अंदर जिसे बोलते हैं ना डेल्टा L, ये डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा L आ रही है। किसके अंदर आ रही है डेल्टा L, ये डेल्टा L आ रही है इस लंबाई DX के अंदर, इस लंबाई DX के अंदर, ठीक है। तो ये डेल्टा L, ये डी हमने इसके लिए निकाल ली। तो इसके बाद जनाब वो कहता है अब निकालना हमने टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार। वो कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर DX के लिए इतनी है तो टोटल कितनी होगी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये जो WX DX बड़ा E है इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे ये जो असल में ये इसमें मैं ये और बात समझा दूँ आपको कि जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल होता है ना, ये DX वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान में रखें। DX वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है X, ये वेरिएबल है, दिस इज़ वेरिएबल। अब आप कहें वेरिएबल कैसे है, वेरिएबल से मुराद ये है भाई कि देखो ना, ये वाला जो सेगमेंट लिया, ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी ले सकते थे, या ये अब यहाँ ले लो, या बेशक ये बॉटम यहाँ ले लो, या बेशक आप यहाँ ले लो, या बेशक यहाँ ले लो, या बेशक टॉप ले लो, ठीक है ना। तो ये अगर ये लोगे तो X और होगा, ये लोगे तो X और होगा, X जो है वो वेरिएबल X वेरी कर रहा है, जैसे आप क्रॉस करते X वेरी करता है। जो DX है वो तो हमने फिक्स लिया हुआ है, तो DX वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल X है। तो वेरिएबल X है, तो जो भी आपका वेरिएबल होगा ना भाई, उसकी लिमिट लगाते हैं। तो X की लिमिट क्या हो सकती है, अगर तो आप आ जाए बिल्कुल बॉटम के और यहाँ पर, तो इसका फासला 0, यहाँ से कितना होगा 0, तो उसे यहाँ पे लगा देते 0। और अगर आप आगे इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ X बराबर आ जाएगा, X बराबर यहाँ लगा देते L, तो 0 to L ये लगा के उसका उसने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए। अब कॉन्स्टेंट क्या गया, W कॉन्स्टेंट है, W स्पेसिफिकेट, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। E कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकाल लिया है। X को हमने इंटीग्रेट करना है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू X, विद रिस्पेक्ट टू X इंटीग्रेट करना। जब इंटीग्रेट किया तो आप बताइए आ गया x² डिवाइड बाई 2, x² डिवाइड, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि आप देखते हो कि ये जो आप वेरिएबल कर रहे हो ना, यहाँ पे ये जो वेरिएबल कर रहे हो,
ए बहरहाल ये कोई निशान से पड़ गया है और बहुत दूर हो गया। ओके, असल में आप ये कर रहे हो कि ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला एक्स, इसमें हम ये देखते हैं कि इस एक्स को हम देखते हैं कि ये एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव आगे मौजूद है मल्टीप्लाई। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? वो होता है 1। तो वो एक्स का 1 यहाँ पे मौजूद मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो मौजूद है तो एक्स की जितनी भी पावर है उसमें हम 1 जमा कर देंगे और जो हमारी पावर बनेगी 2, उससे हम 2 से डिवाइड कर दें और ये लिमिट लगा दें 0 to L। ठीक है, तो जब भी हमने 0 लगाई तो ये बन गया हमारा ये हमारा बन गया जी W/2। तो टू बाहर आ गया, क्यों 2 जब वो भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, पहले ही था। बाकी एक्स के ऊपर जब लगाया तो बन गया जनाब L² - 0। तो एंड में वो जनाब वो L² तक बात पहुंच गई। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि WL² / 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये, तो बाकी WL² / 2E रह जाएगा। तो वो ये चीज़ दिखा रहा है। ओके, तो उसके बाद उसने क्या किया मज़ीद जनाब, उसने डेल्टा L W, क्योंकि उसने बताया कि W बड़ा W जो है वो WAL के बराबर है। बड़ा W किस बराबर है? WAL के। ठीक है, अगर बड़ा W WAL के बराबर है तो जो छोटा W को किसके बराबर होगा? बड़ा W / AL के। ठीक है, वेट स्पेसिफिक डिवाइड बाई AL। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यही किया, इस स्मॉल W की उसने वैल्यू लगा दी है W / AL। ठीक है जी, L नीचे वाला L जो ऊपर के L से कट गया, तो किस्सा मुझसे ये है कि डेल्टा बराबर है WL/2AE आ गया। राइट, तो ये फार्मूला इसको आपने याद रखना है कि डेल्टा चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, जो उसका अपना वेट है, उसको वो कैसे WL/2 है। बेशक ये याद कर लें, बेशक याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें से ये बड़ा नोट बड़ा है, मैं वो दे लेना। फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी फाइंड दैट द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स ऑन वेट, यानी किसी बॉडी के अपने वेट उसके जो चेंज इन लेंथ आती है इज़ इक्वल टू हाफ, किसका होती है? हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन इफ़ द सेम बॉडी इज़ सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ अभी आपको, ठहरता हूँ। वो ये कह रहा है कि इस बॉडी को अगर हम सेल्फ वेट कंसीडर ना करें, हम सेल्फ वेट कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं ये वाली जो बॉडी है ना जी, दिस बॉडी, हम कहते हैं ये जो बॉडी है ना, इसके ऊपर ना ये बॉडी है, इसके ऊपर इसके अपने वेट W के बराबर ना कोई, ये कैपिटल W है, बड़ा W, इसके अपने वेट W के बराबर कोई वेट ऐड कर रहा है। तो बताओ इसकी चेंज इन लेंथ कितनी है? चेंज इन लेंथ कितनी है? बाकी सब कुछ वही है, तो लाजमा जब निकालना चेंज लेंथ तो फार्मूला तो वही है, डेल्टा L PL और AE। तो P कितना आ गया? W उसका अपना वेट आ गया, सॉरी जो W इसको बराबर कर रहा है। लेंथ कितनी आ गई? WL। ठीक है जी, ओवर AE। ये फार्मूला उस सूरत में, ये उस सूरत में वो कह रहा है कि ये बॉडी का आप अपना सेल्फ वेट नज़रअंदाज कर दें, निगलेक्ट कर दें और ये अज्यूम करें कि बॉडी के ऊपर बाहर से एक और लोड एक्ट कर रहा है W के बराबर, सेल्फ वेट को नज़रअंदाज कर दें। तो कहता है फिर जो फार्मूला है वो WL/2AE है, WL/AE। अब इसको कंपेयर करो इस वाले को इससे, तो यहाँ पे ये दो बटे में आ रहे हैं, यानी 2 हाफ हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी फाइंड दैट द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार, इस बार की जो डिफॉर्मेशन है चेंज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू हाफ। देखें ना ये हाफ आ रहा है, WL/AE का हाफ, इसका हाफ लेंगे, जब इसका हाफ लेंगे यानी इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ पे उसने लगाया है। ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन इफ़ द सेम बॉडी इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट लोड यानी बाहर से लोड लगे, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी W। ठीक है, तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये समटाइम ये प्रूफ आ जाता है, समटाइम इसको प्रूफ की सूरत में देते हैं एग्जाम में कि प्रूव दैट डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी सब्जेक्ट टू डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट। ये समटाइम प्रूफ आता है। अगर ये प्रूफ आ जाए तो आपने यहाँ से शुरू करना है, इधर से यहाँ से शुरू करना है प्रूफ, और ये सारा यहाँ तक करना है। उसे आपने एज्यूम करना है कि फिर दोबारा फिर डायग्राम बनानी है और आपने कहना है ये देखो ये बाहर है, उसे एक लोड W ऐड करा है, जबकि W जो उसके सेल्फ वेट के बराबर है, और उसके बाद फिर आपने ये वाला जो स्टेप मैंने किए वो करना है, और बाद में बता रहे देखें जी अब 2 आ रहा तो ये इसके हाफ के बराबर है। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप कि आप कर लोगे इंशाल्लाह। राइट,
नाउ ये भी हो गया आपका काम। अब आपका क्या रहा है, अब तो आपके रहते हैं न्यूमेरिकल। तो ये 20 मिनट की वीडियो है, अब इसके मैं अगली वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें आपने बनाई है। तो वो जो वीडियो ना उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, बाकी सारे आपने सॉल्व करने हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। एक बात, दूसरे आपका CR आया था गालबन किस सेक्शन का था, मैं नाम नहीं पता, सब गालबन मैंने B का या A का, वो भी तो बता सकता है कौन सेक्शन का था। तो उसको मैंने बताया था कि भाई जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है। BSc लेवल के ऊपर ना तो नोट्स चलते हैं, ना ही टेक्स्ट बुक नहीं चलती, ठीक है। ये मैं बता दूं आपको, ये आपको ध्यान बता दूं, ये पहले डिप्लोमे में आपके हुआ करती थी टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक नहीं है, बोल जाए इस बात को। BSc में टेक्स्ट बुक, BSc में अगर आप कोर्स और निकाल के देखें ना, वहाँ लिखा हुआ है रिकमेंडेड बुक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये टीचर की मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी पढ़ाए, टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है। अभी कोई टेक्स्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट की नहीं, सिर्फ इसी की नहीं। तो आपको जहाँ से भी आपको पढ़ाए टीचर, वो उसकी मर्ज़ी है, और जो पेपर बनाने वाला कहीं से भी सवाल दे सकता है। तो आप बराह करम इन सवालों को जो मैं न्यूमेरिकल को भेजूँगा, वो रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, रटने से काम नहीं चलना, ना इनमें से आना है। वो इसमें से दे भी सकता है, उसकी मर्ज़ी है, और ना देना चाहे तो किसी और बुक से दे सकता है। इससे बेहतर ये कि आप मेथड के ऊपर गौर करें। BSc में, अब आप डिप्लोमा में छोटी क्लास में नहीं है, मेथड पे गौर करें और उस मेथड के मुताबिक सवाल हल करने की कोशिश करें। अब लाजिम बात है, आप और कोई बुक पे जा तो सकते नहीं, आप इन्हीं सवालों को समझ कर करें, इनको रटने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपको कहना था, ठीक है। सो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अगले उसमें आपको देता हूँ आपको